हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स सिलेबस स्टार्ट किया था और आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। तो आज हम करेंगे कि भी जब भी अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो भी अब बिजनेस को चलाने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो मनी की रिक्वायरमेंट है अब वो उस रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफिल करें, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो चैप्टर है आज का, जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम क्या है, सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज है वो मिलती रहेगी। और फिलहाल हमने एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे बात करती हूँ फाइनेंस से। तो फाइनेंस का बेसिकली मतलब क्या है, मनी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, फंड। तो फाइनेंस है जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट किसकी है, ब्लड की। इन द सेम वे एक बिजनेस के लिए जो फाइनेंस है वो किसका काम करता है, ब्लड का। तो फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो ये लाइन आप याद करना, जो हमारा फाइनेंस है वो क्या कहलाता है, लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। फाइनेंस को हम क्या बोलते हैं कि भी एक बिजनेस की लाइफ ब्लड है। और फाइनेंस का मतलब क्या है, मनी और फंड। और बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या हुआ, वह पैसा, वह फंड जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी अपने बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज है या फिर अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसे की हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस फाइनेंस। तो सोर्सेज की बात करूँ तो भाई डिफरेंट सोर्सेज है। डिफरेंट सोर्सेज कैसे है, बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ तो मेरे पास क्या क्या सोर्सेज है। या तो भी मैं अपना खुद का जो मेरे पास पैसा है, ठीक है भाई, उससे मैं अपना बिजनेस उसको स्टार्ट करूँ, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ। या फिर अगर मेरे पास नहीं है तो मैं लोन ले लूँ किसी से, या फिर मेरे रिलेटिव है तो कहीं से भी। इस तरह से मैं क्या करूंगी, जो बिजनेस फाइनेंस है उसकी अरेंजमेंट करूंगी। तो सोर्सेज में हमारे डिफरेंट है। यहाँ पे आपकी जो बेसिस है अलग अलग बेसिस लिए गए, ठीक है। तो डिफरेंट जैसे कैसे बेसिस लिए गए हैं यहाँ पे, जैसे इसमें आ जाएगा आपका आ जाएगा जैसे इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है। या फिर आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पे डिफरेंट बेस लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ जो क्लासिफिकेशन आपका हुआ है सोर्सेज ऑफ फंड्स का, वो कैसे हुआ है। एक तो हुआ है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ठीक है, मतलब कि टाइम के बेस पे। तो टाइम के बेस पे आपका क्या सोर्सेज होगा, आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस हो सकता है, आपका मीडियम टर्म हो सकता है, ठीक है, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है, और इसी के साथ ही आपका शॉर्ट टर्म। तो ये आपके किसके बेस पे मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, समय के बेस पर अगर मैं बात करती हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज ऑफ जनरेशन के बेस पर, ठीक है। जनरेशन के बेस पे क्या भाई, आपने इंटरनली आपने जनरेट कर लिया। इंटरनली कैसे, जो रिटेन अर्निंग है उसके थ्रू आपने कर लिया। तो यहाँ पे जनरेशन के बेस पे अगर मैं सोर्सेज की बात करती हूँ तो दो तरह का सोर्स होगा हमारा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है कि जैसे भी मैंने आपको बताया, जो आपका प्रॉफिट हुआ, आपके बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ, अपना प्रॉफिट आपने अपने बिजनेस में लगा दिया, जो आपकी रिटेन अर्निंग थी। और एक्सटर्नल का मतलब क्या कि बाहर से आपने लिया, ठीक है। बाहर से कैसे लिया कि भी आपने लोन ले लिया, आपने शेयर इशू कर दिए, तो ये सब आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक बेस और है, थर्ड बेस। तो थर्ड बेस हमारा क्या है, अब देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, सेकंड था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द जनरेशन ऑफ द सोर्सेज, और थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप में हमारा क्या होगा कि भी आपका खुद का पैसा है या फिर आपका बोरो फंड है, ठीक है, बोरोड फंड या फिर आपका ओन फंड, मतलब कि आपने खुद आपके पास जो पैसा था वो यूज किया या फिर आपने बोरो किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनर फंड भी बोल सकते हैं, ओन फंड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ओनर फंड, ठीक है, ओनर फंड या फिर बोरोड फंड। अब देखिए यहाँ पे बेसिक से आपके अलग लिए, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और फिर यहाँ पे इनके बेस पे यहाँ पे फर्दर आपका बाइफर्केशन किया गया, जैसे पीरियड के बेस पे लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म, जनरेशन के बेस पे इंटरनल और एक्सटर्नल, ओनरशिप के बेस पे ऑन और बोरोड। अब इनके अंदर जो आएंगे ना, अब इनके अंदर हम जो जिन सोर्सेज की हम बात करेंगे, जैसे हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे, डिवेंचर की बात करेंगे, या फिर बैंक से हमने लोन लिया है, या हमने रिटेन अर्निंग का यूज किया है, तो वे आपके सभी में आएंगे। वही आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है, वही आपका एक्सटर्नल हो सकता है, वही आपका बोरोड हो सकता है। कैसे, अब जैसे पहले तो बात कर लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, समय के बेस पर हमने जो डिवाइड किया, तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हम किसको कहेंगे। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपने जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो आपने रेज किया है एक्सीडिंग फ्रॉम 5 ईयर्स, एक्सीडिंग फ्रॉम
5 ईयर्स, अगर 5 साल से ज्यादा के लिए आपने, ठीक है, अगर आपने कोई भी सोर्सेज है, आपने ऐसे सोर्सेज चूज किया, अभी आपको उसकी जो पेमेंट करनी पड़ेगी, या जैसे मैं कहूँ आपने लोन लिया है वो 5 साल से ज्यादा के लिए किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की लिमिट हमारी क्या होगी, आपका 1 ईयर टू 5 ईयर्स। अगर आपका जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो 1 साल से लेकर 5 साल के बीच तक का है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मीडियम टर्म। और वहीं पे शॉर्ट टर्म हमारा क्या होगा, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो ये लिमिट आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है। लॉन्ग टर्म की आपकी जो लिमिट क्या है, एक्सेडिंग 5 ईयर्स, 5 साल के ज्यादा के लिए अगर आपका है तो लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म होगा आपका 1 साल से 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 ईयर्स। और लेस देन अगर 1 ईयर है तो वो आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म। अब जैसे लॉन्ग टर्म में हमारा कैसे आ गया, इसमें सेम हमारे यही आ गया, जैसे आपने शेयर इशू कर दिया, आपने डिवेंचर इशू कर दिया, या फिर आपने बैंक से 10 साल के लिए, ठीक है, 5 साल से ज्यादा के लिए आपने बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म। ठीक है, और यही हमारे, जैसे आपने शेयर इशू किया, डिवेंचर इशू किया, बैंक से आपने लोन लिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, तो ये हमारे सारे के सारे कौन से सोर्सेज है, एक्सटर्नल। तो यही सेम आपके पॉइंट है, जैसे शेयर है, डिवेंचर है, लोन फ्रॉम बैंक है, तो ये किस में आ जाएंगे, आपके एक्सटर्नल के अंदर। ठीक है, तो सेम हमारे यही चलेंगे, बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना, वो आपसे कैसे पूछते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड पूछते हैं, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है। अगर ओनरशिप की बात करती हूँ तो ओन फंड में हमारा क्या आ जाएगा, ओन फंड में आ जाएगा हमारा रिटेन अर्निंग आ जाएगी, जो हमारा खुद का पैसा था। और बोरोड फंड में फिर से हमारा क्या आ जाएगा, जो हमने बोरो किया, जैसे डिवेंचर से हमने बोरो किया, ठीक है, हमने वही है जो हमने लोन लिया है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस। अब इंटरनल की अगर बात करूं तो इंटरनल का मतलब क्या है, आंतरिक अंदर से। ठीक है भाई, आपने अपने बिजनेस के अंदर से पैसा अरेंज कर लिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरनल। तो इंटरनल के अंदर आपका फिर से क्या आ जाएगा, वही इंटरनल आपका कब होगा, जब आपका क्या होगा, ये आपका होगा रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका। और एक्सटर्नल अभी मैंने आपको बता दिया, सेम मैंने आपको ओनरशिप के बेस पे बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये अलग अलग हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, अब उनको थोड़े से डिटेल में कर लेते हैं कि भाई हमारा शेयर क्या है, डिवेंचर हमारे क्या है, क्योंकि ये अभी मैंने आपको बताया, ये आएंगे इन सभी के अंदर, या तो इंटरनल के अंदर आएंगे, एक्सटर्नल के, या फिर पीरियड के बेस पे लेंगे तो भी कोई लॉन्ग टर्म के अंदर आएगा, तो कोई शॉर्ट टर्म के अंदर आएगा। ओनरशिप के बेस पे बात करेंगे तो कोई हमारा ओनर्स फंड आएगा, और कोई हमारा क्या आ जाएगा, बोरोड फंड आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो हमारा सोर्सेज है वो हमारा शेयर्स। जब भी हम शेयर्स इशू करके अगर हमने क्या किया है, जो फाइनेंस है उसका अरेंजमेंट की है, तो शेयर बेसिकली क्या है। ठीक है, शेयर हमारा क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं। शेयर से हमारा बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स अगर खरीद लेते हैं तो हमें शेयर तो मिलते ही, उसी के साथ ही हमें वहां की ओनरशिप भी मिल जाती है। तो शेयर्स में आपको याद रखना है कि यहाँ पे शेयर्स में हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलता है डिविडेंड, और जो डिविडेंड की रेट रहेगी वो आपकी फिक्स नहीं रहेगी। यहाँ पे जो डिविडेंड है उसकी रेट है जो वो फिक्स्ड नहीं होगी, रेट होगी जो। ठीक है, क्योंकि आपका जो डिविडेंड है वो डिपेंड करेगा किस पर, प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा। अगर भी प्रॉफिट आपकी ज्यादा है तो आपको ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, अगर प्रॉफिट आपको कम है तो कम मिलेगा। लेकिन इसी के साथ ही शेयर्स में आपको यहाँ पे और क्या मिलता है, आपको ओनरशिप मिल जाती है, जितने आपने शेयर लिए उतने आपकी ओनरशिप रहेगी। तो एक तरह से आपको यहाँ पे क्या मिलता है, वोटिंग राइट आपको मिलता है शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। इसी के साथ ही अगर कल को कुछ दिक्कत आई, कंपनी बंद होने गई, तो शेयर होल्डर होंगे, उनको जो पैसा है वो सबसे लास्ट में मिलेगा। पहले हम सबकी पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर्स है हमारे, अगर बैंक से हमने लोन ले रखा है, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स है, तो सबकी पेमेंट करने के बाद ही शेयर होल्डर्स की पेमेंट है वो मिलेगी। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं। इसी के साथ ही डिविडेंड का भी सेम है, अगर प्रॉफिट होगा तो इनको डिविडेंड मिलेगा, इनकेस अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस केस में हो सकता है कि भाई इनको डिविडेंड है वो भी नहीं मिले। तो ये आ जाएगा आपका शेयर से। और शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, जो शेयर होल्डर्स है या फिर जो इक्विटी, बेसिकली यहाँ पे हमने बात की है इक्विटी शेयर्स की। ठीक है, क्योंकि शेयर्स तो दो तरह से हो जाएंगे आपके, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो मैंने सारे फीचर्स आपको बताए ये इक्विटी शेयर्स के बताए हैं। तो इक्विटी शेयर्स को हम रेजिडुअल, ठीक है, जो हमारे इक्विटी शेयर्स है दे आर रेफर टू एज ए रेजिडुअल ओनर्स भी हम इनको बोलते हैं, कि भी बाद में जो भी बचा कुचा है वो सब इनका है। तो ये भी इनके लिए याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम रेजिडुअल ओनर्स भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बस इतना यहाँ पे कर लेना, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो लायबिलिटी रहेगी
मैंने आपको कंपनी के केस में बताया था, दो तरह की कंपनी, प्राइवेट पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैंने आपको रूल बताए थे उसी तरह से अगर पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो आपकी लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। अब कितनी लिमिटेड रहेगी, आपकी जितने का आपने शेयर लिया, जैसे आपने 10 रुपये का शेयर लिया ना, तो अब आपकी लायबिलिटी 10 रुपये की है। 10 रुपये की कैसे है, और अगर आपने 10 में से 8 रुपये तो पे कर दिए, 2 नहीं किए, तो इनकेस अगर कल को कंपनी अगर लिक्विडेट होगी तो भी आपकी लायबिलिटी सिर्फ 2 रुपये तक ही रहेगी। तो इसलिए हमारी जो लायबिलिटी है वो क्या रहती है, लिमिटेड, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और ये बेसिकली किसमें होगा, लिमिटेड लायबिलिटी कैपिटल में। लिमिटेड लायबिलिटी अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये मैंने आपको सारे डिटेल में बता रखा है कि भी लिमिटेड लायबिलिटी कैपिटल हमारी कौन सी, अनलिमिटेड कैपिटल। आई थिंक मैंने शायद आपको बता रखा, बताया नहीं बताया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद आता हमारा सेकंड, आता हमारा प्रेफरेंस शेयर। दो तरह के शेयर्स की हमने बात की, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो प्रेफरेंस शेयर हम किसको कहेंगे, दिखाई दे रहा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर हम किसको कहेंगे, देखिए नाम में इसका आंसर छिपा, प्रेफरेंस। तो भाई इन शेयर होल्डर्स को जो इक्विटी शेयर्स है उनके ऊपर रखा जाएगा। इट मीन्स उन प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। प्रेफरेंस किस में दी जाएगी, जो डिविडेंड है, डिविडेंड इनको पहले मिलेगा, ठीक है। डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है इनको पहले मिलेगा, किन से पहले, इक्विटी शेयर से। तो क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था, इक्विटी शेयर्स को जो डिविडेंड है सबसे लास्ट में मिलेगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलेगी डिविडेंड के केस में भी। इन केस अगर यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल अगर हमें वापस करनी पड़ी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल उसको पहले वापस करेंगे, और जो हमारे इक्विटी शेयर्स है उनको बाद में कैपिटल दी जाएगी। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर इनको बोलते हैं। तो लेकिन इनको बेसिकली हमारा जो वोटिंग राइट है वो इनको नहीं मिलता, वोटिंग राइट नहीं मिलता, और एक तरह से ओनरशिप भी इनको नहीं मिलती। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको ओनरशिप दी गई है बट इनको नहीं मिलेगी। तो इनको बस यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्लेम ओवर द डिविडेंड द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, अगर कैपिटल की रीपेमेंट करेंगे और डिविडेंड है उसमें इनको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो एक तरह से प्रेफरेंस शेयर्स में भी हमारा बेसिकली क्या रहता है, एक फिक्स रेट से हम इनको डिविडेंड देते हैं। तो फिक्स रेट से जो डिविडेंड देते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं जैसे डिबेंचर है ना उसकी तरह हम इनको ले सकते हैं, बट बिल्कुल डिबेंचर हम इनको ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल द डिबेंचर एज दे बियर द फिक्स्ड डेट ऑफ द रिटर्न। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों किस की, इक्विटी की भी और हमारी डिबेंचर की भी। डिबेंचर की क्यों कहा, क्योंकि जिस तरह से डिबेंचर पर हमारा एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता है तो प्रेफरेंस शेयर में भी आपकी फिक्स्ड रेट रहेगी। बट डिबेंचर में और इसमें डिफरेंस क्या है, डिबेंचर का तो ये है कि भाई देना ही देना, ये कंपलसरी है। बट प्रेफरेंस शेयर्स में आपका ये हो जाएगा कि भाई इनकेस अगर प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो भाई आप नहीं भी दे सकते हो, भाई जब प्रॉफिट ही नहीं है तो भाई हम डिविडेंड कहाँ से देंगे। बट डिबेंचर में हमारा क्या, अभी ये कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे, और इसी के साथ ही ये मैंने आपको बता दिया कि वोटिंग राइट है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर होंगे और उन सभी टाइप्स की अभी हम बात करेंगे। तो देखिए हमारी कौन कौन सी टाइप है। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारी प्रेफरेंस शेयर्स की वो है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैं क्या करा रही हूँ आपको, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो फर्स्ट है हमारा, जो नाम है ना वही काम है, ठीक है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन। नाम से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसको कहेंगे कि भाई वे शेयर्स जिनका जो डिविडेंड है ना, इनकेस अगर किसी ईयर इनको डिविडेंड नहीं मिला तो इनका इकट्ठा होता चलेगा और फिर बाद में इनको अपना जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। बट नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या कि जिस साल डिविडेंड मिल गया ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर वो आपका इकट्ठा नहीं होगा, बस ये बेसिक डिफरेंस है। द प्रेफरेंस शेयर्स विच एंजॉय द राइट टू एक्यूमुलेट द अनपेड डिविडेंड इन द फ्यूचर ईयर्स इन केस द सेम इज नॉट पेड ड्यूरिंग अ ईयर नोन एज अ क्यूमुलेटिव। मतलब जिस साल इनको डिविडेंड नहीं मिला, क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर अगर है, अगर इस साल मेरे को, जैसे मैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ और इस साल है वो मेरे को डिविडेंड नहीं मिला तो मेरे को टेंशन नहीं है, अगले साल मेरे को पिछले साल का भी मिलेगा। बट अगर वहीं पे अगर मैं कौन सा टाइप हूँ, नॉन क्यूमुलेटिव, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूँ तो भाई अगर इस साल मेरे को डिविडेंड नहीं मिला तो मैं भूल जाऊँ, अगले साल मेरे को ये इस साल का वाला नहीं मिलेगा, वो अगले साल का ही मिलेगा, ठीक है। ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारी पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब इसमें देखिए पार्टिसिपेटिंग
एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि भी देखिए जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर हमने डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड देने के बाद अब भी अगर हमारे पास प्रॉफिट बच गया, तो उस केस में अगर हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर से, तो भाई उन केस में हम उनको और डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच द होल्डर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर सरप्लस ऑफ अ कंपनी। अगर इन फ्यूचर कंपनी के पास कोई सरप्लस बचता है तो भाई उसमें ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, इनको राइट है भी, इनको भी हिस्सा मिल जाएगा, बट अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो फिर उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। अब नाम में आंसर छिपा है, कैसे? कन्वर्टेबल का मतलब क्या, अभी वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको कुछ टाइम के बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम कहेंगे कन्वर्टेबल। वहीं पे नॉन कन्वर्टेबल किसको कहेंगे कि भी जिनको राइट नहीं है, शेयर्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स, जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हमारे कहलाएंगे नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी फोर्थ है रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। ठीक है, रिडीमेबल और आपका नॉन रिडीमेबल। अब इसमें हमारा क्या डिफरेंस है, रिडीम होना। वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसको एक टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम फिक्स रहेगा 10 साल बाद, 5 साल बाद हम रिडीम कर देंगे तो उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। वहीं पे जिसको हम रिडीम नहीं करते जिन प्रेफरेंस शेयर्स को, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन या फिर इररिडीमेबल। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, इररिडीमेबल। तो ये थी आपकी टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, देखिए ऐसे ही है ना आपकी आगे हम करेंगे डिबेंचर्स आएगा ना, डिबेंचर्स में भी आपकी कुछ टाइप रहेंगी, तो जब डिबेंचर करेंगे ना तब मैं आपको कराऊंगी। तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर। अब मैं आपको कुछ और शेयर्स की बात की, हमने इक्विटी शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की। अब इसी के साथ ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये करा देती हूँ पहले, और फिर हम डिबेंचर कर लेंगे आराम से। अब यहाँ पे जो कंपनी है, बिजनेस है, उसके पास देखिए ये तो ऑप्शन है कि भी अपनी कंट्री में से वो सोर्सेज है, जो बिजनेस है उसको अरेंज कर सकती है, सॉरी जो फाइनेंस है ना उसकी अरेंजमेंट कर सकती है। लेकिन कंपनी के पास ये भी ऑप्शन है कि भी वो चाहे तो फॉरेन से बाहर अदर कंट्री से भी जो फाइनेंस है उसकी अरेंजमेंट कर सकती है। तो उस केस में कंपनी को क्या होगा, उस केस में कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, एक तो है जीडीआर, जीडीआर के थ्रू, एक आपका है एडीआर और एक आपका आईडीआर। तो इनके थ्रू कंपनी अगर चाहे, ठीक है, अगर कंपनी चाहे तो फॉरेन से भी जो पैसा है वो अरेंज कर सकती है। ये भी हमारे एक तरह से क्या कहलाएंगे, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जीडीआर, एडीआर और आईडीआर, पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जीडीआर का मतलब क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कई बार ये भी पूछी जाती है। सेकेंड हमारा एडीआर, हमारा क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। और आईडीआर का मतलब क्या है, इंडियन। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर मैं जीडीआर की बात करती हूँ, ग्लोबल, जीडीआर इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर। जैसे अदर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, जैसे बिल्कुल सेम उस तरह से ले सकते हो जैसे अगर हम इंडिया में हैं, ठीक है, या जो भी कोई होम कंट्री है, जो वो अपनी कंट्री से जिस तरह से पैसा अरेंज किया, अगर उसको रिक्वायरमेंट है कि वो अदर कंट्री से पैसा अरेंज करना चाहती है तो जीडीआर के थ्रू जा सकती है। तो इसमें बेसिकली उस कंपनी को क्या करना होगा, वो जो फॉरेन कंपनी है वहां पे जाएगी और उसकी करेंसी में, ठीक है, उसकी करेंसी में वो क्या करेगी, जो पैसा है वो अरेंज करेगी और वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो इशू करेगी ना, उसको क्या कहेंगे हम, ग्लोबल डिपॉजिटरी, जीडीआर हम कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे इंडियन कंटेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, जीडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रोड बाय एन इंडियन कंपनी टू रेज द फंड इन द सम फॉरेन करेंसी। तो बेसिकली अगर इंडियन कंटेस्ट में बात करूं, अगर जैसे इंडिया की कंपनी है, फॉर एग्जांपल इंडिया की कंपनी है, उसको फॉरेन कंपनी से पैसा है जो वो रेज करना है, तो वो क्या करेगी, फॉरेन कंपनी में जाएगी और वहां पे ये जो जीडीआर है एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको इशू करेगी, इन फॉरेन करेंसी में इशू करेगी। और जैसे सेम जैसे यहाँ पे शेयर्स इशू हुए हैं ऐसे ही वहां पे हो गए, बस ये हमारे क्या हो जाएगा, फॉरेन में हो जाएगा। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, जीडीआर। और ये जो जीडीआर है इसकी जो ट्रेडिंग होगी वो फॉरेन कंट्री में ही इसकी ट्रेडिंग होगी और ये जो लिस्टेड होगा वहां की जो फॉरेन कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज होगा ना वहां पे लिस्टेड होगा, बस ये बात याद रखनी। इसी के ऐसा ही आपका सेम है एडीआर। एडीआर में और जीडीआर में फर्क क्या है, अगर आप अमेरिका से जो फाइनेंस है उसको रेज करना चाहते हो तो उस केस में भैया आपको एडीआर है वो इशू करना होगा। इंडिया की कंपनी है उसको अमेरिका से फाइनेंस रेज करना है तो वो अमेरिका में जाएगी ना, तो उसको एडीआर, तो वहां पे अमेरिका ने अपना
अलग से बना रखा कि भाई हमारे यहाँ से अगर आपको पैसा चाहिए तो भाई आप एडीआर है जो उसको इशू कीजिए, और जो ये अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहीं पे लिस्टेड होगा, ठीक है। और आईडीआर का मतलब क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी। इंडियन डिपॉजिटरी का मतलब क्या है, जैसे इंडिया को अदर कंट्री से पैसा है वो लेना था, इन द सेम वे अगर अदर कंट्री चाहती है इंडिया से पैसा लेना, तो उस केस में जो फॉरेन कंट्री है वो इंडिया में आएगी, और अब जो फॉरेन कंट्री है वो इंडिया में क्या इशू करेगी, आईडीआर इंडिया के अंदर इशू करेगी, और फिर वो जो पैसा है उसको रेज करेगी। तो ये भी आपके क्या है, बेसिकली सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। जीडीआर क्या, ग्लोबल, ये किसी भी कंट्री में जाओगे वहां पे कर सकते हो। सिर्फ अमेरिका में अपना रूल है कि भाई अमेरिका में अगर आपको जाना तो वहां पे आप अमेरिकन ही जो एडीआर है उसी को क्या करोगे, इशू करोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, तो ये हो गया हमारा, ये इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, ठीक है। एक तरह से जब इंटरनेशनली लेवल पे जाके आप जो फाइनेंस है उसकी अरेंजमेंट करते हो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग भी हमारा क्या है, एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। और कौन सा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ये इंटरनल है, रिटेन अर्निंग। तो ये क्या है कि भी जब आपके पास सरप्लस अगर प्रॉफिट बचता है तो कई बार आप क्या करते हो, जो उस प्रॉफिट को इधर उधर या फिर उसको एज ए डिविडेंड देने की बजाय उसको आप अपने बिजनेस में ही रख लेते हो, तो उसी को हम रिटेन अर्निंग कहेंगे, और उसी को फिर अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हो, ठीक है। तो कंपनी जनरली डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑल इट्स अर्निंग अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। तो कहने का मतलब क्या है कि भी कोई भी कंपनी है ना, अगर उसको 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो कोई भी कंपनी सारे के सारे 100 रुपये है उसको एज ए डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट है नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, जैसे भी 60 कर दिया, या फिर ये कर लिया कि भी अगर कंपनी को लगता है कि इन फ्यूचर उनके पास से कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो कंपनी क्या करेगी, 40 रुपीज एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और 60 रुपीज है वो अपने पास ही रख लेगी एज ए रिटेन अर्निंग। और इन फ्यूचर अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर कंपनी को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो उसने पैसा बचा के रखा ना उसी पैसे का यूज कर लेगी। तो ये बेसिकली आपका क्या कह रहेगा, रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग क्या हुआ, अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग मे बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर यूज इन द फ्यूचर, दिस इज नोन एज अ रिटेन अर्निंग। कि जो अर्निंग हुई हमारी टोटल, उसका एक पोर्शन, जो टोटल 100 रुपए की अर्निंग हुई तो 100 में से 40 तो हमने डिविडेंड दे दिया, और उसका एक पोर्शन 60 है वो हमने फ्यूचर के लिए अपने बिजनेस में ही रख लिया, इसी को हम क्या कहेंगे, रिटेन अर्निंग हम इसको कहेंगे, ठीक है। ये हमारे बेसिकली एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, या फिर इसको सेल्फ फाइनेंसिंग और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। रिटेन अर्निंग को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग भी, अपने आप से ही आपने जो फाइनेंस है उसकी अरेंजमेंट करनी, या फिर इसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं कि भाई जो प्रॉफिट आपको हुआ, प्लगिंग बैक ऑफ, जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को ही आपने अपने बिजनेस में लगा लिया। तो ये दो नाम याद रख लेना, रिटेन अर्निंग का, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो इसमें जो रिटेन अर्निंग है ना, इसमें कोई भी आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप कोई अदर सोर्स लोगे, अगर जैसे आपने शेयर इशू किया, आपने डिवेंचर इशू किया, आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, तो वहां पे एक कॉस्ट आपकी रहेगी। क्या कॉस्ट रहेगी, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट डिविडेंड। अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किए तो इसके बदले आपको यहाँ पे उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आपने डिवेंचर इशू किए है तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो रिटेन अर्निंग है ना, उसकी कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो नहीं है, क्योंकि जो रिटेन अर्निंग है भाई उस पर थोड़ी ना आप कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह है वो दोगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप खुद भी नोट करते रहना। जो मैं आपको बताती हूँ ना, एक तरह से जो बोर्ड पे लिखती हूँ ना वो इंपॉर्टेंट ही लिखती हूँ मैं, ठीक है, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिबेंचर। तो डिबेंचर हमारा बेसिकली क्या है, डिबेंचर भी हमारा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, जिसके थ्रू जो बिजनेस है वो क्या करता है, फाइनेंस है उसको अरेंज करता है। तो ये जो डिबेंचर हमारा होगा वो हमारा क्या क्रेडिटर की तरह होते हैं, ठीक है, कि भी इनकी पेमेंट करनी पड़ती है। इसके जो भी पैसा है या फिर इन पर जो डिबेंचर है उस पे मेन डिफरेंस हमारे क्या है, डिबेंचर को हम ट्रीट करते हैं एज ए क्रेडिटर, और डिबेंचर पे हमें एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट है वो देना पड़ता है, आपके फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, प्रॉफिट हो, या वैसे लिख देती हूँ, प्रॉफिट हो या ना हो, बट आपको डिबेंचर अगर आपने इशू किया है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको देनी होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो हमारा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई भी आइटम अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसका मतलब क्या है कि भी बिजनेस को
प्रॉफिट हो या ना हो, या चाहे लॉस भी क्यों ना हो, तो भी उसको उस आइटम की पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, एक होता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भी अगर प्रॉफिट है तो आप दे दो, प्रॉफिट नहीं है तो मत दो। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके डिवेंचर होंगे, फटाफट से हम बता देती हूँ आपको। डिफरेंट टाइप्स है हमारा। फर्स्ट है हमारा सिक्योर्ड डिवेंचर। तो सिक्योर्ड नाम से ही पता है, एंड अनसिक्योर्ड, दो तरह के डिवेंचर है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड भी हाँ, जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी, ऐसे डिवेंचर जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी गई है तो उसको सिक्योर्ड कहेंगे। और वहीं पे अनसिक्योर्ड किसको कहेंगे, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योर्ड डिवेंचर क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी देयर बाय मॉर्गेजिंग द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। अब जैसे कंपनी ने कोई डिवेंचर इशू किया, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हमें यहाँ पे कोई ना कोई सिक्योरिटी आप वो दीजिए, कोई ना कोई एसेट है उसके पे आपने जो सिक्योरिटी है वो दी है, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योर हो जाएंगे भाई। इनको फिर डर नहीं रहेगा कि कल को अगर कंपनी बंद होगी तो हमारे पैसे नहीं मिलेगा। उनके पास राइट हो जाएगा कि भाई हाँ ये एसेट है ना, इसके बदले एक तरह से हमने अब ये जो एसेट है ना इसके बदले हमने डिवेंचर एक तरह से इशू किया है। कल को अगर कंपनी बंद होगी, कंपनी के पास कुछ नहीं होगा, तो पहले हमारी पेमेंट होगी, हम इस एसेट को बेच के ही क्या पेमेंट है वो ले लेंगे। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड का मतलब जिस पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। सेकेंड हमारे क्या, रजिस्टर्ड एंड बियरर। ठीक है, हमारा सेकेंड टाइप है डिवेंचर की रजिस्टर्ड एंड बियरर। तो रजिस्टर्ड क्या कि भाई जिनका हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया। ठीक है, रजिस्टर्ड डिवेंचर ड्यूली रिकॉर्डेड, मतलब एक तरह से क्या जो हमारा रजिस्टर ऑफ द डिवेंचर होल्डर है, जो डिवेंचर होल्डर है ना उनका एक रजिस्टर वो मेंटेन किया जाएगा और जिन डिवेंचर का नेम उसमें होगा, ठीक है, जिन डिवेंचर को एक तरह से उनमें रिकॉर्ड किया जाएगा उस रजिस्टर के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रजिस्टर्ड, वो हमारा रजिस्टर्ड डिवेंचर हमारा कहलाएगा। ठीक है, और दीज कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली थ्रू अ रेगुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ ट्रांसफर। तो यहाँ पे अगर ट्रांसफर करना पड़ेगा तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन होगा कि भी हाँ ये इसके नेम पर है, अब इसके नेम पे जाएगा। वहीं पे बियरर हमारे कौन से डिवेंचर है कि भी बियरर हम किसको कहेंगे, जिसको हम बस ऐसे ही क्या कर सकते हैं, जिसको मेरली हमने डिलीवर किया, एक दूसरे को पकड़ा दिया एक तरह से। जैसे मेरे पास डिवेंचर है तो मैंने ऐसे दूसरे को दे दिया तो उसका हो गया, तो उसको हम बियरर कहेंगे। लेकिन वहीं पे रजिस्टर्ड में हमारे क्या होगा, क्योंकि वे ड्यूली हमारे रिकॉर्डेड है इन द रजिस्टर्ड ऑफ द डिवेंचर होल्डर ऑफ अ कंपनी, तो फिर वो पूरी प्रोसेस उनको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, और डिवेंचर विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड द बियरर डिवेंचर। जो मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाएंगे उसको बियरर कहेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो सेम वही जिसको कि भी हम कन्वर्ट करा सकते हैं, जैसे हमने उसमें किया था ना अभी कन्वर्टेबल, और दूसरा हमारा नॉन कन्वर्टेबल। अभी किस में बताया था मैंने आपको, ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर सर्टेन टाइम। ठीक है, एक टाइम लिमिट रहेगी, उस टाइम के बाद हम आराम से क्या कर सकते हैं, जो डिवेंचर्स है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर, जो भी एक टाइम पीरियड है। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल है तो भी फिर वो इक्विटी शेयर्स में हमारे ट्रांसफर नहीं होंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर, एक टाइप और है फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट डिवेंचर हम किसको कहेंगे, द डिवेंचर दैट आर रिपेड बिफोर अदर डिवेंचर। दूसरे डिवेंचर से पहले जिसकी हम पेमेंट करते हैं उसको हम फर्स्ट कहते हैं, और भी सेकंड जिसका बाद में नंबर आएगा। फर्स्ट की पेमेंट होने के बाद फिर जिन डिवेंचर की पेमेंट की जाएगी उनको हम कहेंगे सेकंड। तो ये आपकी टाइप्स है। और इसके साथ ही एक और हमारे क्या, फिफ्थ रिडीमेबल और इरिडीमेबल। सेम जैसे हमने उसमें किया था अभी, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या है, एक टाइम लिमिट के बाद इन डिवेंचर्स को हम रिडीम कर देंगे तो वो रिडीमेबल कहलाएंगे। और इरिडीमेबल भी जो जिनको हम रिडीम नहीं करते, जिनकी हम पेमेंट एक तरह से नहीं करते। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, मतलब कि कंपनी की जो लाइफ टाइम है हम उसको रिडीम नहीं करते, तो वो इरिडीमेबल। और एक टाइम पीरियड के बाद 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद जिन डिवेंचर्स को हम रिडीम कर देंगे वो रिडीमेबल। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अब उसके बाद इसमें अब नेक्स्ट हमारा पब्लिक डिपॉजिट। तो ये भी हमारा एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है। पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू भी एक कंपनी है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो फाइनेंस है उसकी अरेंजमेंट कर सकती है। अब इम्पोर्टेंट देख लेते कि भी हमारा जो पब्लिक डिपॉजिट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जब कंपनी क्या करती है, नेक्स्ट हमारे क्या है पब्लिक। अब कई बार क्या करती है कंपनी, डायरेक्टली पब्लिक के पास जाएगी और वहां उनसे कहेगी कि भी हाँ ऐसे ऐसे हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है और आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। जब डायरेक्टली पब्लिक से हम
डायरेक्टली पब्लिक से जब हम जो फाइनेंस है उसकी अरेंजमेंट करेंगे तो वो हमारा बेसिकली क्या कहलाता है, पब्लिक डिपॉजिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन अ पब्लिक डिपॉजिट आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, वो बोलती है कि भाई जैसे एक बंदा है, ठीक है, अब उसके पास ऑप्शन है या तो वो बैंक में जाए अपना पैसा जाके जमा करा दे, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि भी एक कंपनी है वो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू है जो वो पैसा ले रही है। तो अब वो सोच रहा है कि भी अब मैं बैंक में जाके अपना पैसा डिपॉजिट कराऊं या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करूं। तो अब हमारा जो यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट के केस में क्या होगा, जो कंपनी है वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी रहती है पब्लिक डिपॉजिट में, किसके, बैंक के बजाय, ठीक है। जैसे बैंक तो दे रहा है आपको 10% इंटरेस्ट, वे पे कंपनी बोल रही है मैं आपको 15% दूंगी। तो फिर ये बंदा क्या सोचेगा, भाई हाँ मेरा किस में फायदा है, कंपनी में इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो और इसी वजह से फिर यहाँ पे जो कंपनी है वो डायरेक्टली पब्लिक से क्या कर सकती है, जो फाइनेंस है उसकी अरेंजमेंट कर सकती है। तो मैंने क्या कहा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक डिपॉजिट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर की जाएगी यूजुअली ज्यादातर हायर देन ऑफर्ड ऑन अ बैंक डिपॉजिट। क्योंकि अगर बैंक में भी 10% मिल रहा है उसको और अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वहां भी 10%, तो फिर तो भाई सीधी सी बात है बंदा बैंक पे ज्यादा भरोसा करेगा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कंपनी बेसिकली क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको थोड़ा हाई रखती है ताकि जो पब्लिक है वो बैंक के पास न जाके हमारे पास आए। उसके बाद बस इसमें यहाँ पे बेसिकली एक फॉर्म है वो कंपनी है वो निकालती है, फिर आपको एक प्रिस्क्राइब्ड जो भी फॉर्मेट रहेगा उसमें आपको उस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो आपकी रहेगी। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ है, पब्लिक डिपॉजिट कैन बी केयर ऑफ द बोथ मीडियम एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू आप शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी अपनी जो सोर्स है, जो अपना रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी और आपका लॉन्ग टर्म भी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा जो सोर्सेज है वो है लोन्स फ्रॉम बैंक। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बैंक में आप जाके आप जो लोन है वो ले सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, आपको शॉर्ट कम टाइम के लिए चाहिए, लंबे टाइम के लिए चाहिए या मीडियम टाइम के लिए। इसी के साथ ये लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली इसीलिए स्टेब्लिश किए गए हैं कि भी जो बिजनेस है अगर उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है उनको मिले तो उसको हम कहेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे ना आपके डिफरेंट बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मैं थोड़े से उनके नाम बता दूँ, उनका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है और यहाँ पे उनकी जो फुल फॉर्म है वो बता देती हूँ, ठीक है। उसको नोट कर लो बस, ज़्यादा तो नहीं जाएंगे फिर क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और टाइम भी नहीं इतना। आप देखिए जो मैंने अभी क्या बताया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है डिफरेंट। एक तो है आपका फर्स्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके पास जाके जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो पैसा है, मनी है उसको रेज कर सकते हैं। एक आपका IFCI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, फुल फॉर्म इसकी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस। बस मैं यहाँ सिर्फ इनका नाम बता रही हूँ और इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। IFCI की फुल फॉर्म। और ये इस्टेब्लिशमेंट, ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 1 1948 में, ठीक है। वैसे फिर बाद में इसमें काफी चेंज आपका हुआ था। स्टार्टिंग में इसको एज ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आपका 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद इसमें काफी चेंज हुआ था, ठीक है। अभी के लिए शायद इतना तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ICI, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ICI, तो इसकी फुल फॉर्म आप मेरे को बताओगे। और यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका 19, ये कई बार ना आपसे मैच में भी पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ICI की फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ पे मैंने बता दिया इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कब हुआ था आपका, ये आपका हुआ था 1955 में। उसके बाद है इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट IDBI, ठीक है। IDBI इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपोर्टेंट है आपका, यहाँ से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका 1964, ठीक है, 1964।
उसके बाद नेक्स्ट आपका एक यूटीआई भी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ, काफी सारे हैं वैसे, ये एक बार आप है ना एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें देख लेना, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट ये है आपका, ये इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1964 में ही इस्टेब्लिश्ड हुआ था, बट इसका जो एक्ट है ना वो है 1963, आ जाए तो देख लेना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, काफी सारे हैं, तो इसमें एक और कर लो आप यहाँ पे LIC का। LIC हमारा क्या है, एक और है हमारा LIC की फुल फॉर्म आप बताना, और इसका इस्टेब्लिशमेंट है 1956, है ना, 56 है ना, हाँ। तो ये आपका इस्टेब्लिश सेटअप किया गया था 1956 अंडर द LIC एक्ट। इसका जो एक्ट है ना LIC एक्ट है वो भी हमारा है 1956। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए। तो आपका होमवर्क क्या है, मतलब कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना ICI की फुल फॉर्म और LIC की, ठीक है। ये तो शायद सभी बता देंगे LIC की। उसके बाद हमारा इसमें था एक इम्पोर्टेंट, एक और था इसके अंदर मेरे को जो आपको बताना था, कई बार यहाँ से भी फैक्टरिंग, ठीक है, एक हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टरिंग। चलिए अब देखिए फैक्टरिंग हमारा बेसिकली क्या है, तो फैक्टरिंग भी हमारा एक तरह से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा। इसमें फैक्टरिंग में अब देखिए मैं आपको बता ही देती हूँ, फैक्टरिंग अब देखिए फैक्टरिंग ये एनसीईआरटी में सारा आपको वहां से कर लेना। फैक्टरिंग भी हमारा क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज है अंडर विच द फैक्टर रेंडर द वेरियस सर्विस विच इंक्लूड द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स, कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट डेट एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से, ठीक है। देखिए फैक्टरिंग में हमारे बेसिकली क्या है, जैसे मैं बिजनेस हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने यहाँ पे जो गुड्स है ना उसको सेल कर दिया। अब जो गुड्स मैंने जिसको सेल किया, जो मेरा डेटर है, ठीक है, मतलब कि उधार में मैंने यहाँ पे क्या गुड्स को सेल किया, तो अब जो डेटर है ना, अब उससे है ना मेरे को जो मेरा पैसा है ना वो लेना है। तो अब मैं क्या करूंगी कि भी मैं बार बार उसके पास जाऊंगी, या जो भी प्रोसेस है, तो मैं उस टाइम को बचाने के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली एक फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी प्रोवाइड की जाती है, बेसिकली बैंक्स के थ्रू ही आपकी मिलती है। तो इसमें अब मैं क्या करूंगी, मैं एक पर्सन के पास जाऊंगी जिसको कि हम बोलते हैं फैक्टर, और उसको कहूंगी भाई मेरा ये काम कर दे, मेरा ये डेटर है, ठीक है, और मुझे ऐसे ऐसे उससे पैसे लेने हैं। तो वो मेरे को बोलेगा ठीक है, आराम से बैठ, जाके अपना बिजनेस उसको संभाल, और अब ये मेरी जिम्मेवारी है उससे जो तेरा पैसा है उसको लेने की, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फैक्टरिंग है। तो मैंने क्या बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। फैक्टरिंग हमारा क्या है, फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसके अंदर एक फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब एक पर्सन हुआ ना जो रेंडर करेगा वेरियस सर्विस, वो मुझे अलग अलग सर्विसेज देगा, जिसमें मेरे बिल की डिस्काउंटिंग करना, जो क्लाइंट है, जो डेटर है, उससे जो कलेक्शन है, ठीक है, उसे जो पैसा वो कलेक्ट करना, जो क्लाइंट है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो सारा काम कौन करेगा, फैक्टर एक पर्सन है वो करेगा। द रिसीवेबल ऑन द अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स व्हिच आर सोल्ड टू द फैक्टर टू अ सर्टेन डिस्काउंट। इसमें बेसिकली क्या रहेगा, तो इसमें मेरे पास ऑप्शन रहेगा, जो बिजनेसमैन है ना उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई वो अपने जो डेटर है, जो गुड्स है ना, वो उसको सौंप देगा किसको, क्लाइंट, उसको फैक्टर को। कैसे कि भाई मेरे को ये एक डेटर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, उससे मुझे 10,000 रुपये लेने, एक तरह से वो 10,000 रुपये का मेरा डेटर है। तो मैं अब एक फैक्टर है उसके पास गई और उससे कहा और उसको बोला कि भाई ले, इससे पैसा तू कलेक्ट करना और मैं तेरे को दे रहा हूँ। और भाई ऐसे थोड़ी ना कि उसको पूरे 10 के हजार पूरे के पूरे देगा भी, अब वो ये काम करेगा तो अपना भी तो कुछ कमीशन लेगा। तो वो फैक्टर बोलेगा ठीक है ले 7,000 रुपये ले और भाई तू जा अब अपने घर, ठीक है। जो बिजनेसमैन इसको बोलेगा ले 7,000 रुपये और तू जा, अब मेरा काम है मैं उससे लेता रहूंगा ए से। आई बात समझ में, ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एक तरह से जो फैक्टर है एक सर्टेन डिस्काउंट पर यहाँ पे वो एक डिस्काउंट तो चार्ज करेगा भाई। अब उसमें देखिए, इसमें मेरे को जो इम्पोर्टेंट आपको बताना था, तो बेसिकली जो फैक्टर है ना वही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑल क्रेडिट कंट्रोल एंड डेट कलेक्शन फ्रॉम द बायर्स एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी बैड डेट लॉसेस टू द फर्म। तो अब फैक्टर की जिम्मेदारी बन जाएगी भाई, अब वही रिस्पॉन्सिबल है जो डेटर है उससे पैसा कलेक्ट करना, ठीक है, अगर कोई भी लॉस हुआ तो उसको बियर करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना ये जो इंपॉर्टेंट है इसमें देयर आर द 2 मेथड्स ऑफ द फैक्टरिंग। तो 2 मेथड्स है हमारे
2 मेथड्स हमारे फैक्टरिंग के, एक तो होगा हमारा रिकोर्स और एक होगा हमारा नॉन रिकोर्स। ठीक है, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या, दे आर द 2 मेथड ऑफ द फैक्टरिंग, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स। इन रिकोर्स फैक्टरिंग, रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होगा, द क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द बैड डेट। तो रिकोर्स फैक्टरिंग में जो क्लाइंट है उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अगेंस्ट बैड डेट, जो रिस्क है बैड डेट का। वहीं पे जो है हमारा नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, इसमें फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज पेड टू द क्लाइंट इन द इवेंट ऑफ डेट बिकमिंग बैड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स में क्या है कि भाई जो फैक्टर होगा ना वो 2 तरह की सर्विस देगा। वो कहेगा कि भाई मेरे पास 2 तरह की फैक्टरिंग की सर्विस है, एक तो है रिकोर्स, एक है नॉन रिकोर्स। रिकोर्स में वो कहेगा कि भाई ठीक है, मेरा काम है आपका जो क्लाइंट है उससे पैसा कलेक्ट करना, बट मेरा ये काम नहीं है कि भी मैं उससे पूरे के पूरे, अगर किसी आपके क्लाइंट को 10,000 रुपए देने हैं तो भी मैं पूरे 10,000 ला के दूंगा, भाई ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, जितना वो देगा ना मैं उतना ला के दूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि भी अगर कोई भी बैड डेट हुआ ना, उसका रिस्क है ना वो मैं बियर नहीं करूंगा, मतलब कि जो फैक्टर है वो बियर नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या वो कहलाएगा, वो रिकोर्स। छोटे से एग्जाम्पल दूं, जैसे सेम है ये कि भी ए है, ए से 10,000 रुपए लेने थे बिजनेस को। ठीक है, ए से 10,000 रुपए लेने थे बिजनेस को, तो बिजनेस एक फैक्टर के पास गया और उसको कहा कि भाई ऐसे ऐसे 10,000 रुपए है, इससे लेने हैं। तो भी फैक्टर बोला ठीक है मैं तेरे ला के दूंगा, अगर उसने 10 दे दिए तो ठीक है, अगर वो 6 दे रहा 7 दे रहा तो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है मैं उतने दूंगा। मतलब कि अगर यहाँ पे बैड डेट का लॉस हुआ ना तो वो कंपनी का होगा, बिजनेस का होगा। लेकिन वहीं पे नॉन रिस्क में क्या होगा, वो बैड डेट के अगेंस्ट है ना, जो रिस्क है ना उसको खुद बियर करेगा जो फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका। तो यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सच सर्विसेज इंक्लूड द SBI फैक्टर्स। तो यहाँ पे एक आपके गिवन है कि भी कौन कौन है जो आपको ये फैक्टरिंग की सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें आपका SBI फैक्टर्स है, कमर्शियल सर्विस लिमिटेड है, कैन बैंक फैक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें नेक्स्ट हमारा लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एक तरह से सोर्स ऑफ फाइनेंस इसको हम बोल सकते हैं, वो है हमारा काफ़ी बड़ा आपका ये चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का है, लीज फाइनेंसिंग। अब लीज फाइनेंसिंग हमारा क्या है, अब देखिए पहले मैं आपको वैसे बता देती हूँ, सुनना फिर अच्छे से समझाऊंगी। अ लीज इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी दैट इज द ओनर ऑफ एन एसेट्स ग्रांट द अदर पार्टी द राइट टू यूज द एसेट्स इन रिटर्न ऑफ अ पीरियोडिक पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक मशीन चाहिए, ठीक है, बट मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि भी मैं उस मशीन को खरीद लूँ। खरीदने का पैसा नहीं है कि भी अगर मानती हूँ कि वो मशीन है ना 50 लाख रुपए की आएगी, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को उस मशीन की रिक्वायरमेंट है। तो वहीं पे एक दूसरा पर्सन है, उसके पास वो मशीन है, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मैं उस पर्सन के पास जाऊंगी जिसके पास मशीन है और उससे मैं राइट लूंगी कि भाई क्या मैं आपकी जो एसेट है उसको यूज कर सकती हूँ। और अगर वो मेरे को राइट दे देगा कि भाई हाँ मेरी जो एसेट है, मेरी जो मशीन है उसको यूज कीजिए आप, बट उसके बदले में, अब फ्री में तो कोई नहीं देगा ना, उसके बदले में अब इन रिटर्न भी यहाँ पे कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा कि भी हर महीने मैं आपको इतने पैसे दूंगी, तो इन रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ दूंगी और उसके बदले में उसकी एसेट है उसको यूज करूंगी। तो यही आपका क्या कहलाता है, लीज फाइनेंसिंग। ये बेसिकली क्या है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ जहां पे एक पार्टी कौन, जो ओनर होगा एसेट का, यहाँ पे जो ओनर होगा एसेट्स का वो ग्रांट करता है जो अदर पार्टी है उसको द राइट टू यूज द एसेट्स, कि भी वो उसकी एसेट है उसको यूज करे इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट, और उसके बदले वो उसको कुछ जो भी पेमेंट है हर महीने 6 महीने वो उसको दे। ठीक है, तो जो ओनर होगा एसेट का, जो ओनर होगा ना इसके अंदर, उसको तो हम बोलते हैं लेसर। ठीक है, और वहीं पे जो पर्सन, यहाँ पे ओनर को हम क्या कहेंगे, लेसर, व्हाइल द पार्टी दैट यूज द एसेट्स, और जो एसेट्स को यूज करेगी उसको हम कहेंगे लेसी। ये बात याद रख लेना, ओनर ऑफ द एसेट्स इज कॉल्ड, ओनर ऑफ द एसेट्स इज कॉल्ड लेसर, व्हाइल द पार्टी दैट यूज द, जो एसेट्स को यूज करेगी उसको हम क्या कहेंगे, लेसी। ठीक है, उसके बाद एक और है हमारा नेक्स्ट सोर्स है ट्रेड क्रेडिट। अब ये बेसिकली हमारा क्या है, ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। देखिए इसमें हमारा बेसिकली क्या है, मैं गुड्स लेने गई, ठीक है, मैं हूं परचेजर, जो सप्लायर है उसके पास मैं गई और उससे कहा कि भाई मेरे को 50,000 रुपए का माल दे दे, बट मेरे पास अभी पैसे नहीं है।
तो उसमें जो सेलर होगा, जो सप्लायर होगा, वो बोलेगा चल ठीक है अभी तू ले जा, 2 महीने बाद 1 महीने बाद है वो तू मेरे को पेमेंट कर देना। तो ये जो उसने मेरे को यहाँ पे जो टाइम दिया ना 1-2 महीने का, तो यही मेरा क्या कहलाएगा, ट्रेड क्रेडिट। आया समझ में। तो ट्रेड क्रेडिट हमारा एक क्रेडिट है एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। एक ट्रेडर ने दूसरे जो अनदर ट्रेडर है उसको भाई यहाँ पे एक क्रेडिट फैसिलिटी है वो उसने दी है जब भी हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। ठीक है, एक तरह से भी इमीडिएट जो पेमेंट है ना वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, चल कोई नहीं भाई नहीं पैसा तो 1 महीने बाद दे देना, तो ये ट्रेड क्रेडिट आपका कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है इसमें हमारा, वैसे तो और भी हमारे कमर्शियल पेपर है, फिर हम कमर्शियल पेपर भी बता ही देती हूँ मैं आपको, पता नहीं आपके में ये है या नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर है या नहीं है, नहीं तो वहाँ पे पूरा डिटेल में है ये। चलिए कोई नहीं, मैं यहीं पे बता देती हूँ उसको। कमर्शियल पेपर भी हमारा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसको कि हम बोलते हैं सीपी। अब जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें लिख लेना। कमर्शियल पेपर ये हमारा क्या है, कमर्शियल पेपर इसको हम बोलते हैं सीपी। ये है एक हमारा अनसिक्योर्ड प्रोमिजरी नोट। ठीक है, कमर्शियल पेपर भी हमारा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एन अनसिक्योर्ड प्रोविजरी नोट इशूड बाय अ कंपनी टू रेज द फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो एक कंपनी क्या करती है, एक इंस्ट्रूमेंट है उसको इशू करती है जो कि हमारे एक अनसिक्योर्ड प्रोविजरी नोट है। ठीक है, और उसके थ्रू फिर वो क्या करती है, जो पैसा है उसको रेज कर सकती हूँ। इसकी जो डेट है, इसका जो टाइमिंग है ना वो है, देखिए कहीं पे आपको ना थोड़ा आगे पीछे मिल सकते हैं, 90 days to 364 days। ठीक है, ये रहेगा इसका टाइम पीरियड, इतने टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म है ना, जब भी शॉर्ट पीरियड आ जाएगा ना तो इतना तो याद रखना कि भाई वो क्या रहेगा, लेस देन 1 year। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है ना तो भाई ये तो कन्फर्म है कि भाई वो 1 साल से कम टाइम के लिए हम इशू करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ पे कई बार आपका मिनिमम पीरियड है ना, कई बार यहाँ पे आपका मिनिमम पीरियड है वो आपको 7 days मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम तो वही आ गया भाई 1 year। ठीक है, तो ये इसमें देखने को मिलेगा। इशूड बाय वन कंपनी टू अदर बिजनेस फॉर्म, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड। यहाँ पे एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी पे भी इशू कर सकती है, दूसरी कंपनी के थ्रू भी रेज कर सकती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसके थ्रू भी कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट हम कमर्शियल पेपर के थ्रू जो अमाउंट हम रेज करते हैं तो वो जनरली क्या रहता है, हाई लेवल का रहता है, जनरली हाई, ज्यादा। ठीक है, ये नहीं भी छोटा मोटा पैसा। इसी के साथ ही तो यहाँ पे एक तरह से हाई लेवल का कितना रहेगा, यहाँ पे जो इशू होगा ना वो 5 लाख के मल्टीपल में इशू होगा, 5 लाख के मल्टीपल में हमारा इशू होगा क्या, कमर्शियल पेपर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इशूड इन द मल्टीपल ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, और ये हमारा अनसिक्योर्ड है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनसिक्योर्ड हमारा प्रोमिजरी नोट है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 लाख के मल्टीपल में, लास्ट में मैंने क्या लिखा है, 5 लाख मल्टीपल। ठीक है, 5 लाख मल्टीपल में हम इशू करते सीपी को, और ये हमारा अनसिक्योर्ड है ना तो इसलिए इसको कोई भी इशू नहीं कर सकता, सिर्फ वे कंपनी इसको इशू कर सकती है जिसकी जो क्रेडिट वर्जिनेस है वो क्या होगी, एक अच्छी होगी। ठीक है, गुड क्रेडिट रेटिंग जिसकी होगी। और इसी के साथ ही ये इसको कौन रेगुलेट करता है, कमर्शियल पेपर को आरबीआई, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। तो जो ये बातें मैं आपको बताती हूँ ना, इनको नोट डाउन कर लिया करो अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका, ये भी मैंने करा दिया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी। उसके बाद मैंने बीच में कहीं पे ना कुछ छूटा था शायद, ये भी मैं बता ही देती हूँ आपको। हाँ, फाइनेंशियल नीड ऑफ अ बिजनेस, ये भी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताना था पर कोई नहीं, अब देख लो। जो फाइनेंशियल नीड है ना एक बिजनेस की, वो दो तरह की उसकी नीड होगी। आप जो पैसा चाहिए, ठीक है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना, तो भी जो मेरे को पैसा चाहिए ना उसकी दो जगह मैं उसको यूज करूँ। कैसे, या तो जैसे अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो भाई उसके लिए मेरे को बिल्डिंग या फैक्ट्री मेरे को बनानी है, तो एक तरह से बिल्डिंग मान लो भी, मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, मुझे मशीनरी चाहिए, तो इनमें पैसा ज्यादा लगेगा। और अगर इनमें मैंने पैसा लगाया तो मेरी एक बार की मेरी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके बाद मुझे जो बेनिफिट है ना वो एक लंबे टाइम तक मिलेगा। तो इसलिए जो फाइनेंशियल नीड ऑफ बिजनेस है वो दो तरह की है। एक तो होगी हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो बिजनेस है उसको भाई एक तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी कि भाई जैसे उसने एसेट में जो भी पैसा लगाया, ठीक है। एक होगी उसकी वर्किंग कैपिटल, अभी मैंने मशीन ला के खड़ी कर दी, जो बिल्डिंग है वो बना के खड़ी कर दी, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब मैं डेली जो काम करूंगी, मैं डेली जो गुड्स में प्रोडक्शन करूंगी, मैंने लेबर लगा दी है उसको हर महीने
है, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, वो किसके अंदर आएगी, मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर। तो फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज द फिक्स्ड एसेट्स लाइक द लैंड एंड द बिल्डिंग प्लांट एंड द मशीनरी एंड द फर्नीचर एंड द फिक्सचर। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हम किसको कहेंगे, जब हमें जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है ना, ठीक है, उसको खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स में वही लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, हमारा प्लांट एंड मशीनरी आ गया, उसको खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर। रिमेन इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। और यहाँ पे अगर हमने एसेट में इन्वेस्ट किया है तो एक लंबे टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो अमाउंट, अभी कितना अमाउंट चाहिए हमें, वो डिपेंड करेगा कि हमारा कैसा बिजनेस है, उसकी नेचर क्या, साइज क्या। इसी के साथ ही कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है तो वहां पे मे रिक्वायर द स्मॉल अमाउंट ऑफ द फिक्स कैपिटल एज कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगर देखिए, अगर एक तो मैं खुद बना के कोई सामान बेचती हूँ, तो अगर भी मैं खुद बनाऊंगी तो मुझे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि भी मुझे खुद अपनी मशीनरी भी तो लाके खड़ी करनी पड़ेगी ना, मशीनरी में मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे ट्रेडिंग कंपनी में, ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि भी बस मैं सामान लेके आई और मैंने बेच दिया, तो वहां पे मेरे को जो फिक्स्ड रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी, ठीक है। इसलिए बोला कि जो रिक्वायरमेंट है फिक्स कैपिटल किसको कितनी चाहिए वो डिपेंड करेगी उस बिजनेस की नेचर क्या है, उसका साइज क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब जो डे टू डे मेरा बिजनेस चलेगा, जो मेरी करंट एसेट्स है उसको होल्ड करने के लिए, जैसे स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, तो उसके लिए भी तो मेरे को पैसा चाहिए ना। तो उस रिक्वायरमेंट को मैं क्या कहूंगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये बिजनेस में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी इन्वेस्ट रहेगी। और इसी के साथ ही आपको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, टोटल अगर मैं बोलती हूँ करंट एसेट, तो ये किसके इक्वल होगी, आपकी टोटल करंट एसेट्स का मतलब है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। मैंने क्या कहा, टोटल ऑफ द करंट एसेट्स इज कंसिडर्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको नोट डाउन कर लेना। जब भी हम करंट एसेट्स में से, ठीक है, अगर करंट एसेट्स में से हम करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी, तो फिर वो मेरा क्या कहलाता है, नेट वर्किंग कैपिटल। ये बात याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बस यही था इसके अंदर। और सेम जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो किस बिजनेस को कितनी चाहिए वो डिपेंड करेगा, जो वो बिजनेस है उसकी नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है ये आपका कंप्लीट हुआ। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, ये बता देती हूँ मैं आपको, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ द फंड्स। कि भी जब भी अब इतने सारे फैक्टर्स की हमने, इतने सारे सोर्सेज की हमने बात की, अब मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना, तो भी अब मैं कौन सी सोर्सेज पे जाऊँ, अब ये भी तो यहाँ पे भी तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई मैं शेयर से पैसा लूँ या मैं डिवेंचर से लूँ या फिर मैं बैंक से लोन लूँ, ठीक है। तो काफी सारे फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेंगे द चॉइस ऑफ द सोर्सेज ऑफ द बिजनेस की। वे फैक्टर क्या है, कॉस्ट है। अब मैं पहले कॉस्ट देखूंगी कि भी मुझे ये लगेगा कि भी जिसमें कॉस्ट ज्यादा है तो भी उसको मैं छोड़ दूंगी, जहां पे मुझे लगेगा कि भी यहाँ पे मेरी कॉस्ट कम आएगी तो उसको मैं चूज करूंगी। तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा आपका कॉस्ट का, ठीक है। इसी के साथ है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीगल स्टेटस। तो काफी सारे हैं आपके फैक्टर आ जाएंगे, देख लेना। जैसे एक आ जाएगा आपका कंट्रोल का, अगर मैं चाहती हूँ मेरे बिजनेस का कंट्रोल है वो मेरे पास ही रहे, तो फिर मैं इक्विटी शेयर्स की तरफ नहीं जाऊंगी, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो पैसा है अगर मैं रेज करूंगी तो उसका मतलब क्या, मुझे ओनरशिप भी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से काफी सारे फैक्टर होंगे, तो एक बार इसको इसकी रीडिंग ले लेना आप एनसीईआरटी में से, ठीक है। तो ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हमारा कंप्लीट हुआ। और अब नेक्स्ट होगा हमारा स्मॉल बिजनेस, जो कि मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो जरूर बताना कैसी लगी और साथ के साथ रिवाइज करते रहिए, और जितना मेरे से होगा उतना मैं कराने की कोशिश करूंगी। अभी 3-4 दिन से वीडियो नहीं आई, ठीक है, तो आगे है उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।